दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आप सोच रहे होंगे हम एआई की वीडियो करेंगे, नहीं करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जिसके हवाले से इस वक्त ख़बरें भी बहुत अच्छी शायद नहीं हैं, और आम आदमी से लेके जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो भी काफ़ी परेशान है। लेकिन पिछले दिनों में हुआ ये कि आतिफ मियाँ एक बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने ट्विटर पे एक्स प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे कुछ लिखा पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जिसने फिर काफ़ी ज़्यादा भौचाल मचा दिया है मीडिया में डिस्कशंस का। और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो परेशानी है उसको अब ज़्यादा तशवीश से देखा जा रहा है। इस पे बात करने के लिए मैंने आज फिर रिक्वेस्ट की है डॉक्टर अतर से कि प्लीज़ ज्वाइन मी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, हम एक साल बाद इकॉनमी पे बात करने लगे। हमने लास्ट ईयर वीडियोस की थी अगस्त में, और फिर अगस्त में कर रहे हैं वीडियोस। तो ये आतिफ मियाँ साहब की जो ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने की पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, उसमें उन्होंने ऐसा क्या कहा है? देखें, पहला थोड़ा व्यूअर्स को आतिफ की जो एक्सेलेंस है इकोनॉमिक्स के हवाले से उस पर थोड़ी सी लाइट डाल देते हैं। आपने बताया ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, तो यस, ही इज़ पाकिस्तानी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट बेस्ड एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एक बड़ी मायनाज और दुनिया की बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द आईवी लीग, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ आईवी लीग्स इन अमेरिका, और ये ईस्टर्न कोस्ट पे है अमेरिका के, न्यू जर्सी की स्टेट में। और आतिफ वहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंस के फुल प्रोफेसर हैं, और बड़े मायनाज हैं इस लिहाज से कि इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। किताब इनकी हाउस ऑफ डेट बड़ी मशहूर हुई। इसके अलावा बहुत सारी इनके रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। बहुत हाई रैंक पीयर जो रिव्यू जर्नल्स होते हैं, रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसमें। और बड़ी देर से ये पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत ने एक दफ़ा ट्राई भी की थी कि ये पाकिस्तानी हुकूमत का एक पार्ट बन जाए। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक पीटीआई गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी जब वो नई नई हुकूमत में आई थी 2018 के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कर सके, टेक्निकली ये सपोर्ट नहीं दे सके। खैर, एनीवेज, आतिफ ने ये जो बातें की हैं ये बड़ी वैलिड हैं, और ये ट्विटर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने ट्वीट किया, सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स, जिसको अब एक्स प्लेटफॉर्म हम कहते हैं। और बेसिकली उन्होंने पॉवर्टी ट्रैप की डिस्कशन की है। पॉवर्टी ट्रैप, ठीक है। एक होता है डेट ट्रैप, एक होता है पॉवर्टी ट्रैप। सो आतिफ हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन कि पाकिस्तानी जो आवाम है वो पॉवर्टी ट्रैप में इस वक्त फंसी हुई है बुरी तरीके से, और ये कोई इंक्रीमेंटल चेंज की वजह से, कोई जो पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, ये इंक्रीमेंटल चेंज की वजह से इस ट्रैप से नहीं निकल सकती, बल्कि एक बिग चेंज, पॉलिसी चेंज चाहिए जो वेल कोऑर्डिनेटेड हो और कंसिस्टेंट रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बाद आवाम इस गुर्बत की जो ट्रैप है उससे निकल सकती है। तो बेसिक इसको अगर मैं आवाम के लिए आसान कर दूं, व्यूअर्स के लिए, कि अगर आपको आईएमएफ का पैकेज मिल जाता है, अगर आप कुछ चंद कंट्रीज इन्वेस्ट करते हैं या आपके स्टेट अकाउंट्स में कुछ फंड्स रख देते हैं, तो ये इन इंक्रीमेंटल एक्टिविटीज़ से आपकी इकॉनमी बूस्ट अप नहीं हो सकेगी। अब उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए, जिसको बीच में डिसरप्शन ना मिले, जिसके बीच में तात्तुल ना हो, रुकावटें ना डाली जाएं, उसको चलाया जाए। ये कह रहे हैं आप? यस, क्योंकि ये जो हालात बने हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं, जो उन्होंने अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी की, और वो मैं व्यूअर्स के लिए भी एक्सप्लेन भी करूँगा सादा ज़बान में। वो ये कहते हैं कि ये कोई थोड़े से पीरियड के लिए नहीं, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस डेकेड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुई है पाकिस्तान में, मिस गवर्नेंस जो हुई है, ये उसका नतीजा है। और जो लास्ट 2 ईयर्स हैं, 2023 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर्स, उनको उन्होंने वर्स ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री डिक्लेयर भी किया है। और ये थ्रू स्टेटिस्टिकल जो एविडेंस है उसके ज़रिए 2-3 ग्राफ्स हैं जो ट्वीट में और जो ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया एक्स प्लेटफॉर्म पे, उस पर उन्होंने शो किया है थ्रू डेटा। सो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है जो आपने ये कहा है कि ये कोई थोड़े से छोटे से स्टेप्स या मेजर्स या कोई
IMF ला के पैसे आपको थोड़े से पकड़ा दे, सऊदी अरेबिया आपको थोड़े से पैसे दे दे, चाइना आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दे, ये उससे ठीक होने वाला काम नहीं है। इसके लिए बिग पॉलिसी जो चेंज जिक्र किया है उन्होंने भी, उसका मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और उस पर रोशनी फेंकने की कोशिश करूँगा ताकि व्यूअर्स को आसानी से समझ आ जाए कि चैलेंजेस क्या हैं और उनका डायग्नोस्टिक के बाद उनका सोल्यूशन क्या है। जो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने अच्छी बात की है, एक वो पॉवर्टी ट्रैप की एक एंटीडोट के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि पॉवर्टी इज़ अ टेरेबल थिंग बट इट हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। और वो सिल्वर लाइनिंग क्या है? वो सिल्वर लाइनिंग के अंदर उन्होंने वियतनाम और कोरिया की भी एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि गुर्बत के अंदर जो गरीब लोग होते हैं उनका एक एडवांटेज, नेचुरल एडवांटेज ये है कि वो लो वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी हमारे पास 24-25 करोड़ की आवाम है और उसमें से जो गरीब आवाम है, जो अनएम्प्लॉयड है या जो लेबर क्लास में है और जो प्रोडक्टिवली अभी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उसको अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे तो लोअर वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। एक अच्छी साइड ये है, ये भी एक अच्छी साइड है कि लोअर वेजेस पे काम करने के लिए शुरू हो जाएगी। और दूसरी साइड एक और भी अच्छी है, वो ये है कि ऑलरेडी नॉलेज तो दुनिया में क्रिएट हो गई है ना कि लेबर को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। वो क्या टूल्स हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं, वो कैसे रास्ते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए कि लेबर उनको रहते हुए, लोअर वेजेस पे भी रहते हुए, एक अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स के जरिए प्रोडक्टिविटी हायर कर सके। सो ये सिल्वर लाइनिंग है पॉवर्टी की, और वियतनाम और कोरिया ने ये करके दिखाया है। वियतनाम और कोरिया दोनों बड़े गरीब मुल्क थे। कोरिया स्पेशली हमसे भी ज़्यादा गरीब था 1960s की दहाई में, जब वहाँ जनरल पाक चोंग ही ने जो है वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे आए और इधर जनरल अयूब खान आए, और उसके बाद वो ग्रो करते रहे कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और पाकिस्तान फॉल्टर कर गया 1970s के बाद। तो उसके लिए आज का कोरिया जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज। हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली साउथ कोरिया की बात हो रही है, ये जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। ठीक है। और वियतनाम में आपने देखा कि अमेरिका ने कितना तहस नहस किया उसका 67-68 में वॉर के बाद, लेकिन आज का वियतनाम देखने के काबिल है और देखने के लायक है। और देखें तो वहाँ पे भी इसी तरह लेबर को यूज़ किया गया। इसी तरह चाइना भी अगर आप देखें, चाइना में भी लेबर मैसिव थी और गरीब थी, और 80 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे थे। तो बेसिकली एनालाइज करते हुए आतिफ ने चाइना का जिक्र नहीं किया और वियतनाम और कोरिया का भी इतनी डिटेल में नहीं किया। मैं तो व्यूअर्स के लिए थोड़ा एनालिसिस भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि आपने कहा कि इनके ट्वीट्स ने भूचाल मचा दिया, तो यस, हमने साउथ कोरिया की जो सर वीडियो की थी, आपने उसमें भी जिक्र किया था इस बात। एब्सोल्युटली, और वो अगर व्यूज देखना चाहें तो वो व्यू कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो साउथ कोरिया का मिरेकल है उसको भी वो देख सकते हैं। खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, कि सिल्वर लाइनिंग है कि, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को रेडी होना पड़ेगा इस हार्नेस करने के लिए इस एडवांटेज को। एडवांटेज क्या है कि सस्ती लेबर वेजेस पे नॉलेज ऑलरेडी है, उस नॉलेज को डिप्लॉय करना उस सस्ती लेबर के साथ मिलके एक अच्छी स्ट्रैटेजी के जरिए, एक अच्छी पॉलिसी के जरिए, ताकि आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आ सके, जैसे कि हमने एग्जांपल्स ये 2-3 ममालिक के दिए। दूसरा, आतिफ कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के हालात बने हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है कि किसी मुल्क जो इतनी बड़ी आवाम के साथ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हो, कि उसकी ग्रोथ को लॉन्ग पीरियड के लिए सप्रेस किया जा सकता हो। ये पाकिस्तान ने इंटेंशनली मुराद है कि कलेक्टिवली सब ने मिल के मिस गवर्नेंस इतनी ज़्यादा की है ओवर डेकेड्स कि यहाँ तक आपकी ग्रोथ सप्रेस हो गई है, और आज आप एक ऐसी कंडीशन में हैं 2023 और 24 में, जब उन्होंने उसको प्लॉट किया है तो वाकई बड़ी ख़तरनाक सी कंडीशन है। जो 23 और 24 की इन्फ्लेशन है, एनुअल इन्फ्लेशन, जिसको CPI ईयर ऑन ईयर करके परसेंटेज उन्होंने प्लॉट किया है, और जो पर कैपिटा GDP है पाकिस्तान की, उसको प्लॉट किया है, GDP ग्रोथ रेट्स को, तो ये 2023 और 24 क्लियर आउटलायर्स हैं। इंतहाई हाई इन्फ्लेशन और इंतहाई लो ग्रोथ 1980 से लेके अभी तक उन्होंने इस डेटा को प्लॉट किया। तो 1980 से लेके 2024 तक का ये पीरियड जो है, ये तकरीबन 44 ईयर्स का। इसमें जो इन सालों के करीब 2 साल आए हैं, वो एक 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है और एक 2020 का कोविड का पीरियड है, लेकिन वो इतने बुरे हालात नहीं थे जो 2023 और 24 के हैं। तो पहली तो स्टेटिस्टिकल जो उन्होंने एविडेंस दिखाई है अपने सोशल मीडिया के ट्वीट के ऊपर, वो ये दिखाई है कि पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन के रेट्स हैं और GDP ग्रोथ के रेट्स हैं पर कैपिटा, वो इंतहाई बुरे हैं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान की जो GDP, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसको प्लॉट किया है
लॉग इकोनॉमी को, लॉग जीडीपी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि 1980s के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरना शुरू हो गई है ग्रोथ रेट्स में, और जो रिसेंटली है वो फ्लैट हो गया है वो कर्व, और जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जब फ्लैट हो जाएगा कर्व तो इसका मतलब है कर्व ऊपर को नहीं जा रहा, जब कर्व ऊपर को नहीं जा रहा, फ्लैट हो गया है, तो स्टैग्नेशन का मतलब है कि जमूद आ गया इकोनॉमी, इनर्शिया एक जगह रुक गया है, एक जगह रुक गया। और तीसरा उन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अनकवर किया फैक्ट, वो ये है कि वो कहते हैं कि इतने बुरे हालात हैं इस वक्त कि उन्होंने अपना भी थोड़ा सा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि नेवर इन माई ओन लाइफ आई हैव सीन पाकिस्तानी सो डिसग्रंटल्ड या डीमोटिवेटेड, और उसकी एविडेंस ये है कि नंबर ऑफ वीज़ाज अब्रॉड की जो एप्लीकेशंस हैं उसको वो लिखते हैं स्काई रॉकेट हो गई है, और उसको भी उन्होंने प्लॉट किया है, तो वो इतना ड्रास्टिकली उसका एक अपटिक है, इतना बड़ा अपटिक है कि वो ये डिपेक्ट कर रहा है कि आखिर ज़ाहिर बात है लोग बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ सैर करने तो नहीं जा रहे ना वो लोग, पहले भी लोग सैरें करने तो जाते ही थे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ वीज़ा एप्लीकेशंस अब्रॉड के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो भी एक अलार्मिंग चीज़ है। तो इस सारे को अगर मैं सम अप करूँ व्यूअर्स के लिए, तो आतिफ का एक मैसेज ये है कि जी ये इंक्रीमेंटल चेंज से, हम ट्रैप्स इतनी बुरी चीज़ हैं पॉवर्टी के, इंक्रीमेंटल चेंज से इनसे नहीं निकला जा सकता, इसके लिए बिग रेडिकल पॉलिसी चेंज चाहिए, और उसके लिए कोऑर्डिनेटेड और क्रेडिबल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट। और व्यूअर्स मैं आपको ये थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नॉन डेवलपमेंटल या नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे एक्सपेंडिचर्स हमेशा ज़्यादा करता रहा है। दूसरा, पाकिस्तान कभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी कुछ पीरियड के अलावा कभी भी नहीं बन सका अपनी हिस्ट्री के अंदर। और लास्टली, पाकिस्तान की जो इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ रही हैं उन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचाया कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू IMF है। पाकिस्तान का जो रेफरेंस टू IMF है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, रादर आई थिंक इट्स द हाईएस्ट। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकोनॉमिक एलिमेंट है जिसको पाकिस्तान को अगर चाहिए कि इसके ऊपर कोई वाकई बड़ा सीरियसली काम किया जाए, अदरवाइज डेटा और स्टेटिस्टिक्स को इतने अच्छे नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। सर ने जिस तरह से बताया कि 2023 और 2024 के जो साल हैं इसमें पाकिस्तान में इतनी महंगाई हुई है जितनी 1980 से लेके अब तक कभी नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ इनकन्सिस्टेंट इसलिए रही हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो अनसर्टन रही है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी क्लैश में रहे हैं हमेशा से, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सियासी इस्तेहकाम आया नहीं है, और उसका अब ये जो है ना आखिरी हदों को छूने वाला वक्त हमारे सामने है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि जी पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, ये डेकेड्स के ब्लंडर्स जो हैं आज हमें इस नहज पर ले आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान इकॉनमी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।